नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि बेटी और बहू के साथ जो अलग अलग व्यवहार किया जाता है उस विषय को केंद्र में रखकर कहानी लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है गैर मौजूदगी। अपनी बेटी की तारीफ़ करना बहुत आसान है, मुश्किल तो है बहू की तारीफ़ करना। यही इस कहानी का विषय है। कहानी का शीर्षक है गैर मौजूदगी। अरे और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? किसे दिखाना है इतना सज धज कर संवर रही हो? सभी नई बहू को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस 5 मिनट। अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए वंदना ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तैसे तैयार होकर वंदना बाहर आई तो देखा सारी घर की खिड़कियाँ खुली हैं। लाइट, पंखे, टीवी सब चल रहे हैं। जल्दी जल्दी लाइट, पंखे, टीवी, खिड़कियाँ बंद करके वंदना बाहर आई। दरवाजे पर ताला लगाकर गाड़ी में बैठ गई। विनय, पता नहीं कितना वक्त लगता है तैयार होने में। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। वहाँ जाते ही मुझे सुनना पड़ेगा। वंदना का मूड खराब हो गया। वह उस वक्त रोआंसी हो गई जब उसने देखा कि अपनी देवरानी की मुंह दिखाई के फंक्शन में वह वैसे तो जैसे तैसे ठीक ही तैयार हो गई थी, लेकिन पैरों में स्लीपर पहनकर आ गई। वह विनय से रुकने को कहती तो उससे पहले ही वह भड़क उठा। वंदना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। वंदना सोचने लगी कहीं भी जाना हो तो हमेशा उसे मुश्किल से आधा घंटा पहले ही पता चलता है। इस आधे घंटे में उससे उम्मीद की जाती है वो खुद भी तैयार हो जाए, बच्चों को भी सलीके से तैयार कर ले। साथ ही कांच की चूड़ी, बिछुआ, पायल, सिर पर संदूर, गले में मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए। बिंदी भी बड़ी होनी चाहिए, इससे जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं की जाती। खैर, जैसे तैसे साड़ी से पैरों को छुपाते हुए वंदना ने कार्यक्रम अटेंड किया। चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ के रख ली। सभी नाते रिश्तेदारों का स्वागत, खान पान, आराम का ख्याल रखने लगी। बड़ी बहू जो है इस घर की, जिम्मेदारी तो बनती है उसकी। आज से ठीक 4 साल पहले ढेर सारे रंग बिरंगे सपने संजोए, कुमकुम लगे कदमों से वंदना ने भी पिया के घर पर पहला कदम रखा था। फिर पिया के साथ कलेवा खेलना, थाल उठाई, जुआ जुई, मुंह दिखाई जैसी कई रस्में निभाई। इन रस्मों को निभाते, शर्माते, सकुचाते वह पता ही नहीं चला इतना समय बीत गया। पिया के प्यार की मदहोशी में मदहोश दिन बड़े अच्छे कट रहे थे। विनय के प्यार में इस कदर वंदना डूबी हुई थी कि गाहे बगाहे मिलने वाले तानों उल्हानों को भी अनसुना कर देती थी। बड़े धैर्य के साथ गृहस्थी में रमने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं कि हर दिन एक समान नहीं होते। जहाँ खुशियाँ आती हैं वहाँ गम की परछाई भी पीछा करती है। वंदना हर नई नवेली दुल्हन की तरह घर के सभी सदस्यों का मन जीतने की कोशिश करती, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती, सासू की हर बात को बिना किसी तर्क वितर्क के मानती। फिर भी उसे महसूस होता शायद कोई कमी रह गई है, इसलिए कोई घर में उस तरह से खुश नहीं होता जैसे मेरे मम्मी पापा होते थे। कैसे मेरी एक छोटी सी उपलब्धि पर, छोटी सी सफलता पर खुश हो जाते थे, प्रोत्साहित करते थे। कोई भी नई सब्जी पकवान बनाना सीखती, तारीफ़ करते। अगर कोई कमी रह जाती तो इस तरह से बताते कि दुगने उत्साह के साथ मैं सुधारने में लग जाती। लेकिन यहाँ तो जरा सी चूक होने पर इतना बुरा डांटते हैं कि रोना आ जाता है। कभी याद नहीं आता कि पापा ने कभी ज़ोर से डांटा हो। वह तो ससुराल आकर पता चला कि डांटने वाले पापा भी होते हैं। पीहर में तो पापा ने हमेशा बचाया ही है माँ की डांट और मार से। पर माँ पापा ने संस्कार ही ऐसे दिए कि बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, चाहे खुद की गलती हो या ना हो। सब कुछ चुपचाप सुनती, कोई गुंजाइश होती तो सुधारने की कोशिश करती। कभी कभार ज़्यादा परेशान हो जाती तो सोचती विनय से कहूँगी, अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती, क्योंकि समझती थी कि विनय विश्वास नहीं करेंगे कि उनके सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जो भी बात होती है विनय की गैर मौजूदगी में ही होती है, तो वह भला विनय कैसे विश्वास करते।
अरे वंदना, किन ख्यालों में डूबी हो? यह चाय किसके लिए बना रही हो? एक कप मुझे भी दे देना। वंदना वर्तमान में लौट आई। अपनी ताई सास के पैर छूकर बोली, नई बहू के मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। ताई सास, वंदना तुम्हारे पीहर से कोई नहीं आया? वंदना, नहीं कोई नहीं आया, क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं। आप तो सब जानती हैं, ये हमेशा की बात है। ताई सास बोली, अरे तो तुम क्यों देवरानी के पीहर वालों की आव भक्त में लगी हो? तुम्हारे तो पीहर वालों को पूछते ही भी नहीं। यह भेदभाव नहीं तो क्या है? वंदना, हाँ ताई जी, भेदभाव तो है, लेकिन यह भेदभाव मेरे सास ससुर कर रहे हैं, उसमें मेरी देवरानी या उसके पीहर वालों का क्या दोष? आप तो आराम से बैठकर चाय पीजिए, इन सब बातों को छोड़िए। चाय पीते हुए वंदना के सामने 3 साल पहले की वो घटना आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 3 साल पहले उसे अपने ससुराल को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने अपने ससुर को जवाब दे दिया था। क्या करती वह? शादी हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। पग फेरे के बाद एक बार भी अपने पीहर नहीं जा पाई थी। उसे सबकी याद आती थी, पर सासू जी ने एक बार भी पीहर जाने को नहीं कहा। जब भी वह जाने का पूछती तो उसे कई घंटों तक जवाब ही नहीं मिलता। एक के बाद एक काम बताया जाता, उसे करते करते शाम हो जाती। फिर उसकी सास कहती, तुम गई नहीं, मन महसूस कर रह जाती। एक दिन वंदना ने ठान लिया कि सुबह जल्दी तैयार होकर विनय के साथ निकल जाएगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया, खाना साथ ही बना दिया। विनय के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे ही सासू जी ने वंदना को तैयार होते देखा तो बिफर पड़ी। ये क्या, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? घर के काम कौन करेगा? वंदना ने कहा, मैंने नाश्ता और खाना बना दिया है, मैं पीहर जा रही हूँ। वंदना का इतना ही कहना था कि ससुर जी चिल्ला के बोले, किसकी इजाज़त से पीहर जा रही हो? वंदना से भी नहीं रहा गया, वह बोल पड़ी, अपने पीहर जाने और मम्मी पापा से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आपको कैसा लगा जब आपके बेटे को आपसे बात करने के लिए इजाज़त मांगनी पड़े? मैं तो हमेशा पूछती थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। मैंने भी सोच लिया अब किसी से नहीं पूछूंगी। इतने वक्त का गुबार गुस्सा वंदना के शब्दों से झलक रहा था। आज न उसे माँ के संस्कार याद आ रहे थे, न पिता की सीख। उसे याद आ रहा था सिर्फ तड़प, बेबसी, जो महीनों से वंदना महसूस कर रही थी। एक माँ बाप अपनी बेटी को कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कोशिश करते हैं, साथ ही संस्कारित भी उसे करते हैं, क्योंकि उसे पराए घर जाना है। लेकिन बेटी तो माँ बाप के साथ 27-28 साल रहती है। उसे उनसे बात करने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। वह जब चाहे बात कर सकती है, रूठ सकती है, मना सकती है, लेकिन शादी होते ही उम्मीद की जाती है कि वह अपने माता पिता को भूल जाए। सिर्फ तब याद रखे जब ससुराल में कोई रस्म निभानी हो, तोहफे की बरसात करनी हो। क्यों, किसने हक दिया है ससुराल वालों को? ये पति पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। सही को सही, गलत को गलत कहने में किस बात का इन्हें डर लगता है? कहते फिरते हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मौका मिलने पर जताते भी नहीं। पर ऐसे प्यार का क्या अचार डाला जाए जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसके पक्ष में एक बात भी नहीं बोल सकता? वंदना का इतना कहना था कि विनय उस पर बरस पड़े कि ये किस तरह से बात कर रही हो तुम। वंदना की आंखों में आंसू आ गए। क्या गलत कहा, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम कुछ बोलते नहीं। मैं गलत करूं, तुम मुझे कहो, मैं गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत कर रहे हैं तो तुम चुप क्यों हो? गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मैंने कभी उस गलत बात को सहा ही नहीं है। लेकिन बार बार जब मुझे वही बात दोहराई जाती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनसे मिले बिना कैसे रहूँगी? खुद से क्यों नहीं कहते मिल आओ, तो इतनी बात ही नहीं होती। विनय बिना कुछ बोले ऑफिस निकल गया। वंदना अपना सामान पैक करके पीहर चली गई। हफ्ते भर बाद विनय वंदना को लेने गया, उससे माफ़ी मांगी, समझाया कुछ भी कहना हो
तो मुझसे कह देना, मम्मी पापा के सामने मत बोलना। लेकिन वंदना ने साफ मना कर दिया, जिस घर में मेरे माता पिता की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करनी पड़े, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ उस घर में चलूँ तो तुम्हें वादा करना होगा, कोई मेरे माता पिता को अपशब्द नहीं करेगा। अपने घर जाने के लिए मुझे किसी की इजाज़त नहीं लेनी होगी। विनय, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? वंदना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी विनय, या तो वादा करो या मुझे भूल जाओ। विनय उस वक्त तो वहाँ से चला गया, लेकिन वंदना का पक्ष अपने मम्मी पापा के सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो सोच ही रहा था कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए। उसके बीच में उसके तबादले का ऑर्डर आ गया। उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वह वंदना को शहर लेके चला गया। विनय समझ रहा था कि उसने अपनी समस्या बहुत अच्छे से सुलझा ली। वंदना सास ससुर की नज़र में बुरी बहू बन गई, लेकिन किस्सों का ढंढोरा उनकी सास और समाज में गाती रहती। आखिर अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए सफाई भी तो पेश करनी थी। वंदना, तुम विनय के साथ जाकर 2-3 दिन के लिए कपड़े ले आओ। तुम्हें यहीं रहना होगा, सारे मेहमान आज चले जाएंगे। तुम यहाँ रहोगी तो नई बहू का मन भी लगा रहेगा। सासू जी ने वंदना को आदेश दिया। वंदना, माफ़ कीजिएगा माँ जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मेरी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने जाना है। 1 हफ्ते तक जब तक यहाँ हूँ उन्हीं के पास रहूँगी। मैं कौन सा रोज़ आ पाती हूँ। रही बात नई बहू की, उसका मन लगाने के लिए देवर जी हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं चलती हूँ, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। वंदना ने बच्चों को बुलाया और गाड़ी के पास खड़े होकर विनय का इंतज़ार करने लगी। वो बहुत खुश थी अपने फ़ैसले पर, क्योंकि वो आज़ाद थी, अपनी ज़िंदगी मर्जी से जी रही थी। लेकिन अब उसे घर जाने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, फ़र्ज़ निभाने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। अब कोई उसके माता पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भले ही सास ससुर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर गर्व है अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखा। चाहे समाज उसे बुरी बहू समझे, लेकिन वंदना के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके माता पिता की वो अच्छी बेटी कहलाए। बहू तो सभी बुरी ही होती हैं, लेकिन चाहे वो कितना भी कर लें, वह बुरी ही रहती हैं। क्योंकि अपनी बेटी की तारीफ़ करना तो बहुत आसान है, लेकिन बहू की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है। किस प्रकार से वंदना ने गैर मौजूदगी के अंतर्गत अपने सास ससुर की डांट को सहा, ये हर औरत के फितरत में शामिल है। हर औरत के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो आपको ये कहानी गैर मौजूदगी कैसी लगी? सब किसी न किसी के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा। तो ये कहानी आपकी संवेदना को जागृत कर सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।